गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, जो हम एसएससी जीडी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसमें ये हमारी क्लास नंबर 10th है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ये रहे आपके चार ऑप्शंस जिनमें जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। राइट। तो देखिए, सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू। राइट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो इन्होंने 1947 से 1964 तक, राइट, 1964 तक इन्होंने पीएम का पदभार संभाला है। ठीक है। इनकी फाइनली जब डेथ हुई थी तब भी ये जो है वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। क्लियर है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के बारे में तो आप जानते हैं, ये 2004 से लेकर 14 तक रहे। और फिर इसके बाद जो है वो प्रेजेंट में श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये तो जो है 2 टाइम्स जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। राइट। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये जो है वो 1964 में, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और ये जो है वो 1964 से 1966 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है रहते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। सो हमारे पास चार जो है वो ऑप्शंस हैं। कौन से हैं? पद्मिनी, हरिकृष्णा, परिमार्जन नेगी एंड प्रवीण तिप्से। ओके। सो हमारे यहाँ पर परिमार्जन नेगी जी जो हैं वो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। सो ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इन्होंने शतरंज में ये जो परिमार्जन नेगी जो हैं वो शतरंज के सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? टीपू सुल्तान इस क्षेत्र का शासक थे, इस क्षेत्र के शासक थे। चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ये रहे मैसूर, हैदराबाद, अहमदाबाद और अहमदनगर। राइट। सो देखिए, टीपू सुल्तान जो हैं वो मैसूर के राजा होते हैं, मैसूर क्षेत्र के शासक होते हैं जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और टीपू सुल्तान के जो पिता थे, फादर थे, ठीक है, इनके जो फादर थे, पिता थे, उनका नाम था हैदर अली। राइट। सो अगर आपने इनका हैदर अली का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। इनके साथ अंग्रेजों का जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हालांकि हैदर अली जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे में हैदर अली जो है वो हार जाते हैं। ठीक है। तीसरे में तो हैदर अली की डेथ हो जाती है तो टीपू सुल्तान उसकी कमान संभाल लेता है। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। क्लियर। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है जो जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको मालूम चल गया होगा कि टीपू सुल्तान किस क्षेत्र का राजा था, किस क्षेत्र का शासक था। मैसूर का था, जो कि कर्नाटक वाले इलाके में आता था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्या है कि 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सो चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। राइट। सो देखिए, 1965 में अभी जस्ट आपको बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री का टाइम ड्यूरेशन 1964 से 1966 रहा था। ठीक है। इन बिटवीन ही 1965 आएगा। तो यहाँ से आप पता लगा पा रहे होंगे। तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1965 का, तब उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर
शास्त्री। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इसके अलावा देखिए इन्होंने एक जो है वो नारा दिया था। नारा कौन सा था? नारा था जय जवान और जय किसान। राइट। इस बारे में हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है। जहाँ पर हमने पंडित सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताया था कि उन्होंने कौन सा नारा दिया था। उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। राइट। और लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान। ठीक है। तो ये 1965 के दौरान ही इन्होंने, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी टाइम पे ये नारा दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? चार ऑप्शंस रहे आपके पास। बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। सो अंतिम मुगल सम्राट जो है साथियों वो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इनको जो है वो 1857 राइट। सो 1857 में इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है और 1863 के समथिंग जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर। इनको जो है वो गिरफ्तार अरेस्ट करके इनको हुमायूं की मकबरी से अरेस्ट किया जाता है और बर्मा भेज दिया जाता है। बर्मा में इनकी जो है वो जेल के अंदर जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो वो अंतिम मुगल सम्राट होंगे। इसके अलावा जो है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सैनिक होते हैं उनको अपना नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्या है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ये देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है। देखिए सुंदरबन जो है वो किस इलाके में आता है? सुंदरबन देखिए आपका ये वाला जो इलाका है, तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका साथियों ये किसका है? सुंदरबन सुंदरबन का इलाका है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा भी बोल सकते हैं आप, सुंदरबन डेल्टा का इलाका है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा, इधर वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, पूर्वी पश्चिमी हिस्सा, तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है। सो और ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है? बांग्लादेश। ठीक है। सो सुंदरबन जो है वो दो कंट्रीज के अंदर आता है। एक आता है भारत, तो जो सुंदरबन डेल्टा भारत वाले इलाके में आता है वो आता है पश्चिम बंगाल के अंदर। और जो हिस्सा कहाँ चला जाता है दूसरी कंट्री में, तो वो कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश के अंदर। राइट। सो भारत के कौन से पड़ोसी देश में सुंदरबन डेल्टा हुआ? तो बांग्लादेश में जो है वो सुंदरबन डेल्टा का भाग फैला हुआ है। ठीक है। सो इसी वजह से जो है वो कपड़ा उद्योग में जो रेशम उत्पादन है, जूट उत्पादन है, वो बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव निर्मित होता है। चलिए ऑप्शंस क्या है आपके पास? दर्पण के पीछे, वस्तु के पीछे, दर्पण से अनंत दूरी पर, वस्तु एवं दर्पण के मध्य। ठीक है। सो अगर समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो है वो बनता है, वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। राइट। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। क्लियर। सो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप जो है वो स्पेशल क्लास में, जब फिजिक्स की ही क्लास पढ़ रहे होंगे, साइंस पढ़ रहे होंगे, उस दौरान जब हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। राइट। यहाँ पर ज़्यादा समझ में आपको, अगर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ही पैदा होगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से आप बोल सकते हैं टेस्ट ले रहे हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। राइट। और हम जितनी चीज़ें डिस्कस करी जा सकती है उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि, चार ऑप्शंस रहे आपके पास। इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, इसमें संयुक्त पत्तियां हैं, संवहनीय बंडल में व्यवस्थित है, पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा रचना है। राइट। तो देखिए गेहूं एक बीज पत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है।
क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में, अगर हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। चलिए, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शंस रहे आपके पास, चार हैं। केवल उपास्थि, केवल अस्थि, केवल रक्त और उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू में उपास्थि भी आती हैं, अस्थि भी आती हैं और आपका ब्लड भी आता है, राइट। सो यहाँ पर चारों के चारों जो ऊपर जो आपको तीनों नजर आ रहे हैं, उपास्थि, अस्थि और रक्त, ये तीनों की तीनों जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। क्या है साथियों? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि उपास्थि, अस्थि, रक्त, ये तीनों के तीनों जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। ये इट मीन्स संयोजी ऊतक है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, पुनरुद्भवन, मुकुलन, द्विविखंडन और विखंडन। ठीक है। देखिए अमीबा के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो द्विविखंडन के थ्रू होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब देखिए अमीबा में होता क्या है, जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका, वो जब क्या हो जाती है, मिच्योर हो जाती है, राइट, परिपक्व हो जाती है। इंग्लिश में इसको मेच्योर बोलते हैं। जब परिपक्व हो जाती है तो क्या करती है, ये जो कोशिका है ना, ये जनक कोशिका, ये दो भागों में बंट जाएगी। ठीक है। दो भागों में बंट जाएगी और जनक कोशिका का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा और नए दो जो आप बोल सकते हैं दो नए उनका अमीबा का जो है वो जन्म हो जाता है। ठीक है। सो इस तरीके से अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो ये इसका विखंडन हो जाएगा दो भागों में। ठीक है। और जो जनक कोशिका होगी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से इसमें द्विविखंडन प्रोसेस के थ्रू अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा कि सौर सेल इसके बने होते हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, इंसुलेटर, अर्धचालक, अतिचालक और चालक, राइट। सो सौर सेल जो होते हैं साथियों वो बने होते हैं अर्धचालक के, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अब देखिए अर्धचालक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अर्धचालक जो होते हैं ना वो समान ताप पर, समान सामान सॉरी समान नहीं बोलेंगे, सामान्य बोलेंगे। ठीक है। सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर जो है वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, राइट। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। लेकिन जब सामान्य ताप से हम ऊपर जाते हैं, राइट, सामान्य ताप से जब हम क्या ऊपर जाते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर लिख लीजिए, मतलब थोड़ा सा हाई, इतना भी हाई नहीं कि वो जो है सेल्फ लग जाए। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो है वो सुचालक हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये इस टाइप से ये जो है वो कुचालक अर्धचालक का मीन्स आपका निकलता है। ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में कुचालक रहेंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर आप हाई करेंगे नॉर्मल से तो फिर वो सुचालक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सौर सेल किसके बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। ठीक है। क्लियर है। सेमीकंडक्टर भी इसे बोलेंगे इंग्लिश में। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? चलिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल और घर्षी बल। ठीक है। तो संपर्क बल का जो उदाहरण है साथियों वो है घर्षी बल, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। घर्षी बल इट मीन्स, देखिए सपोज ये एक पहिया है, ठीक है, तो ये तल पर कब चलेगा, जब इसके और पहिए के बीच में और तल के बीच में कौन सा बल लगेगा, घर्षी बल लगेगा। ठीक है। वो क्वेश्चन में आपसे यही पूछना चाह रहा है। क्लियर। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप अगर समझ पाएंगे तो आप इजीली इसका आंसर लगा पाएंगे। ठीक है। जनरल सा क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब एनएसए, राइट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं, एसोसिएशन भी बोल सकते हैं आप, तो एनएससी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा। सो चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये देखिए, गांधीनगर, प्रयागराज, मदुरई और मुंबई। ठीक है।
सो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो भारत के अंदर मुंबई के अंदर आता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, इस पर तो हम ज़्यादा डिस्कस कर ही नहीं सकते मुख्यालयों को लेकर, वो तो आपको सीधा सीधा याद ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, स्टैटिक जी की क्वेश्चन है। और याद रखिए एसएससी जीडी के अंदर जो है वो स्टैटिक जीके का वेटेज थोड़ा हाई रहता है, तो स्टैटिक जीके को आप ज़्यादा कमांड करिए। क्लियर है, चलिए। सो आप उम्मीद करते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय भी याद करेंगे और भारत की संस्थाओं के मुख्यालय भी आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, क्या है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 4 सितंबर, 24 सितंबर, 14 सितंबर और 16 सितंबर। राइट। सो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है साथियों वो मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए। सो देखिए आपको यहाँ पर एक अगर आप इस साल के लिए आप करंट तैयार करेंगे तो इसमें हिंदी दिवस के लिए आप 2022, सॉरी 2022 तो अभी निकला नहीं है ना, 2021 की आप थीम देखेंगे कि 2021 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस की थीम क्या थी। इसके अलावा इसको जो है वो आयोजित किस शहर में किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देख लीजिए, चिनाब, रावी, महानदी और ब्रह्मपुत्र। राइट। सो ये तो देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चिनाब, चिनाब की बात करें तो चिनाब जो है साथियों वो आती है हिमाचल से। राइट, कहाँ से आती है, हिमाचल से। इसके अलावा हम अगर रावी की बात करें साथियों तो रावी भी कहाँ से आती है, रावी आती है हिमाचल से। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आती है। महानदी की बात करें तो महानदी आती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, सो आप ऐसे करके मालूम कर सकते हैं। देखो ये तीनों 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 की तीन जो नदियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं, तीनों की तीनों नदियां इंडिया में ही हैं। ठीक है, क्योंकि हिमाचल इंडिया में है और छत्तीसगढ़ भी इंडिया में है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 4 ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नहीं तो आप सीधा आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। इट मीन्स कहाँ से आती है, चाइना से। ठीक है, क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र तो चाइना का क्षेत्र है। ठीक है, पहले कभी पास्ट में वो एक कंट्री हुआ करता था लेकिन उसको चीन ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। ठीक है, देखिए। ठीक, यहाँ से तिब्बत से ही नदी निकलती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और किस ओर, ये पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए, पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक दर्रा दिखाई देगा, यांग याप दर्रा। ठीक है, इस दर्रे से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल में जाती है, अरुणाचल से असम और असम से सीधा बांग्लादेश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नदी आती है। सो ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, कनाडा, चीन, भारत और अमेरिका। राइट। सो देखिए विश्व में अगर बैंक शाखाओं की संख्या की बात करें तो इनमें भारत का स्थान नंबर 1 आता है। भारत में किसी भी बैंक को देखें तो सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं जो हैं वो भारत के अंदर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, जुहू समुद्र तट, दांडी समुद्र तट, पुरी समुद्र तट और मरीना समुद्र तट। राइट। सो जुहू तो आपको जहाँ तक जानते हैं मुंबई में ही है। ठीक है, और दांडी आप जानते हैं गुजरात, और पुरी की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर आएगा, और ये जो है वो साथियों चेन्नई में है। ठीक है, मरीना बीच कहाँ है, चेन्नई में। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, मरीना समुद्री तट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, क्या है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है।
चार ऑप्शंस रहे आपके पास, के नटवर सिंह, एल के आडवाणी, सचिन तेंदुलकर और अब्दुल कलाम। ठीक है, सो विंग्स ऑफ फायर जो है साथियों वो है अब्दुल कलाम की किताब, अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये जो अब्दुल कलाम साहब हैं वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है वो भारत में जो इनको जो है भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। राइट, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, सो ये अब्दुल कलाम साहब की जो है वो किताब है विंग्स ऑफ फायर। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बैजनाथ मिश्रा, इट मीन्स बैजू बावरा, एक डॉट 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 संगीतकार थे। अब वो कैसे संगीतकार थे देख लेते हैं। चार ऑप्शन हैं आपके पास, टम्पा, ख्याल, ध्रुपद और गजल। राइट, सो बैजू बावरा जो थे वो ध्रुपद गायन शैली को प्रेफर करते थे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, और इसके अलावा बैजू बावरा के अलावा एक और महान शख्सियत का नाम जो है वो संगीत से जुड़ जाता है, जिनका नाम है तानसेन। ठीक है, तो अगर बैजनाथ मिश्रा जी की बात करें तो ये जो है वो ध्रुपद गायन शैली से संबंधित थे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको आई होप मालूम चल गया होगा कि आपके कितने नंबर जो है वो 20 में से आए हैं। ठीक है, जितने भी नंबर आए हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। क्या है, भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। राइट, सो देखिए केन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है साथियों वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।